गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है जिनकी परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं और मुझे लगा उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रस्ताव से क्या आशय है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने का विचार सामने वाले व्यक्ति के सम्मुख इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत करता है कि वह व्यक्ति उस पर स्वीकृति प्रदान कर दे, तो इसे प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1860 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। अब इसे साधारण शब्दों में समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई मित्र आपके पास आता है और कहता है कि चलो भाई आज फिल्म देखने चलते हैं। तो ये उसने क्यों कहा? क्योंकि वह चाहता है कि आप उस पर रजामंदी दें और आप दोनों मिलकर फिल्म देखने चले जाएं। और परीक्षा का क्या है, परीक्षा में तो अभी 2-4 दिन है और कबीर सर की वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन तो याद हो ही जाएंगे। वैसे मजाक था, तो परीक्षा के दौरान आपको फिल्म देखनी भी नहीं चाहिए। तो यहां पर आपके मित्र ने आपके सामने किसी कार्य को करने का विचार रखा है, या ये विचार इस तरह भी हो सकता है कि भाई कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो वो क्या चाह रहा है कि आप बोले ठीक है, हाँ भाई हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। तो प्रस्ताव क्या है? जब हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने स्वीकृति प्राप्त करने यानी उसकी रजामंदी को प्राप्त करने के उद्देश्य से रखते हैं तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है। अब प्रस्ताव 2 प्रकार के होते हैं, साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव जो सभी व्यक्तियों के सम्मुख एक साथ रखा जाता है, यानी कि ऐसा प्रस्ताव जिस पर कोई भी व्यक्ति स्वीकृति प्रदान कर सकता है, उसे साधारण प्रस्ताव कहेंगे। जैसे हमने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा दिया कि देसी घी 400 रुपए किलो है, तो कोई भी व्यक्ति आकर पैसे देकर घी को खरीद सकता है। तो यह एक सामान्य या साधारण प्रस्ताव कहलाएगा। इसके अलावा एक होता है विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव पर वही व्यक्ति स्वीकृति दे सकता है जिसके सामने हमने वो प्रस्ताव रखा है, और जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा ही नहीं गया वो उसे स्वीकार कैसे कर सकता है? एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने मन के विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट किए, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रपोजल या प्रपोज करना कहा जाता है। ठीक है सर, आपने अपने विचार किसी के सामने रखे और उसका कोई साथी था, उसने कहा कि भैया मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, तो आप कह सकते हैं कि ना भैया ना, ये विचार मैंने आपके लिए तो प्रकट किए ही नहीं थे, और जब मैंने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा ही नहीं है तो आप उस पर स्वीकृति कैसे दे सकते हैं? तो इसे कहा जाएगा विशेष प्रस्ताव। तो साधारण प्रस्ताव आप समझ गए, जो सभी व्यक्तियों के सामने रखा जाए और उसे कोई भी स्वीकार कर ले, साधारण प्रस्ताव है। विशेष प्रस्ताव जो किसी विशेष व्यक्ति के सामने रखा जाए और वह उसे स्वीकार करे या न करे वो तो उसकी इच्छा पर है, पर दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अब एक वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके बिना प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी जा सकती। नंबर 1, प्रस्ताव लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि प्रस्ताव लिखकर ही दिया जाए, बोलकर भी दिया जा सकता है या किसी ऐसे कार्य द्वारा दिया जा सकता है जिससे कि सामने वाला समझ ले कि हां यह प्रस्ताव दिया जा रहा है। एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति या समूह के सामने प्रकट होनी चाहिए। प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, आदान प्रदान किया जाए। मन की बात को मन में रखना ना तो प्रस्ताव माना जाएगा और ना ही स्वीकृति माना जाएगा। इच्छा का उद्देश्य सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। प्रपोजल वही है जिस पर आप रजामंदी प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के सामने कोई बात रखी कि भाई मैं इस बोतल को बेचना चाह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं ना इसको बेच दूं।
अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति कहे ठीक है मैं इसको 10 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, और मैं कहूं नहीं 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 मैं तो बेच ही नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तो यानी कि ये प्रस्ताव था ही नहीं। तो प्रस्ताव तभी है जब आप सामने वाले व्यक्ति की रजामंदी उस पर चाहते हैं। इच्छा किसी कार्य को करने या ना करने की भी हो सकती है। हम कल स्कूल चलेंगे, यह भी एक प्रस्ताव है। भाई कल स्कूल नहीं जाना, यह भी एक प्रस्ताव है। इच्छा या विचार सद्भावना और निवेदन के रूप में होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को डरा धमका के अगर आपने स्वीकृति भी प्राप्त कर ली, कार्य करवा भी लिया, पर क्या वो आपके साथ वो कार्य करना चाह रहा था? क्या उसकी इच्छा थी? नहीं। तो प्रस्ताव हमेशा निवेदन के रूप में होना चाहिए। किसी को डरा धमका के प्रस्ताव देना या उस पर स्वीकृति प्राप्त करना दोनों ही अवैध माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है इसी में, प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में क्या अंतर है? तो प्रस्ताव मैंने आपको बताया कि हमने अपना विचार किसी के सामने प्रकट किया कि सामने वाला उसको स्वीकार कर ले तो हमारे बीच में ठहराव बन जाएगा, तो उसे तो प्रस्ताव कहा गया। अब प्रस्ताव का निमंत्रण क्या है? प्रस्ताव का निमंत्रण यह है कि हमने एक बैनर लगा दिया, एक बोर्ड या पर्चा लगा दिया कि भाई हम ये प्लॉट बेचना चाहते हैं, हम ये प्लॉट बेचना चाहते हैं। अब इसे प्रस्ताव नहीं कहा गया, इसे प्रस्ताव का निमंत्रण कहा जाएगा। यानी कि अब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो कहता है कि भैया मैं आपको ये प्लॉट खरीदने को तैयार हूं। अब हम उसको बेचे ना बेचे हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख देने से प्रस्ताव माना गया। तो अब आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश कीजिए। प्रस्ताव के बाद स्वीकृति मिलती है, जबकि प्रस्ताव के निमंत्रण के बाद आपके पास प्रस्ताव आएंगे। प्रस्ताव पे स्वीकृति मिलने से ठहराव बन जाता है, जबकि प्रस्ताव के निमंत्रण के बाद प्रस्ताव आएगा, फिर आप उसको स्वीकार करेंगे, तब जाकर वो एक ठहराव बनेगा। इसके बाद प्रस्ताव व्यक्तिगत या सामूहिक यानी सामान्य विशेष हो सकता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण हमेशा सार्वजनिक ही होता है। यानी जब आप कोई विज्ञापन कर रहे हैं या कोई एड बना रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी एक व्यक्ति को थोड़ा ना कहोगे कि मेरा ये विज्ञापन है। आप कहोगे कि भैया ये विज्ञापन है, मैंने बाहर लगा दिया, जिसको पढ़ना है इसको पढ़ सकता है। दायित्व, प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त होने से दायित्व उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कल हम स्कूल चलेंगे। अब मेरे मित्र ने कहा कि ठीक है भाई चलेंगे, और वो मेरे घर आ जाता है कि चल भाई हम स्कूल चल रहे हैं। तो मैं कहता हूं यार आज तो नहीं जा रहा, तो मुझ पर गुस्सा करेगा, क्योंकि प्रस्ताव मैंने ही तो रखा था कि भैया हम दोनों जाके फिल्म देखने थी, हमें तो स्कूल जाना था कि दोनों भाई कल स्कूल चलेंगे, और उसने स्वीकार किया था और वो अपना तैयार होकर आया। और अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे उसके गुस्से को झेलना तो पड़ेगा, जबकि प्रस्ताव के निमंत्रण को आप चाहें तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रस्ताव के निमंत्रण के आवश्यक तत्व क्या है? प्रस्ताव का निमंत्रण सार्वजनिक होता है। प्रस्ताव का निमंत्रण प्रस्ताव से पहले दिया जाता है, प्रस्ताव के बाद तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है ना सर। प्रस्ताव के निमंत्रण किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना होकर किसी समूह या सार्वजनिक तौर पे किया जाता है। प्रस्ताव का निमंत्रण विज्ञापन के या जन सूचना के रूप में हो सकता है। प्रस्ताव के निमंत्रण का उद्देश्य प्रस्तावों को प्राप्त करना होता है। इसके लिए आप एक केस कह सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और रमेश चंद कन्नौजी का यह केस है। इस पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अगर कोई योजना निकाली जाती है तो वह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण माना जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।